ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों पुष्पा 2 रिलीज होने के बाद में अभी आमिर खान का एक बड़ा ही विचित्र सा वक्तव्य सामने आया है, जिसमें वे पेट्रियार्की के नाम से छाती कूट रहे हैं। उस वक्तव्य को देखकर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि भाई उनका जो वोक कीड़ा है ना वो जाग गया है। उसी वक्तव्य के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। वीडियो अंत तक आप अवश्य देखना। और मैं कुछ आमिर खान की ही फिल्मों के भी नाम बताऊंगा, तो उनकी जो हिपोक्रेसी है ना वो भी हमें पता चलेगी उससे। उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पुष्पा 2 रिलीज होने के बाद में बॉलीवुड इस हद तक अंदर से बौखला गया है, इतना अंदर से परेशान हो गया है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस फिल्म का हम विरोध करें तो करें कैसे। इस फिल्म की कौन सी बात को लेकर के हम छाती कूटे। और इसी कारण से बड़ी ही विचित्र विचित्र ऐसे वक्तव्य बातें हमें दिख रही है। पहले तो इनका जो इकोसिस्टम है, पपेट क्रिटिक्स वगैरह है, उन्होंने फिल्म की ऑडियंस को जाहिल, गवार, अनपढ़, लो क्लास, देहाती, रिक्शा वाले, ठेले वाले वगैरह वगैरह इस प्रकार के कमेंट्स पास किए। बिहार के अगेंस्ट भी बहुत ही ज़्यादा रेसिस्ट ऐसे कमेंट्स इन लोगों ने पास किए। इसके बाद में बॉलीवुड के बड़े प्यारे वामपंथी डायरेक्टर, जिसको ये बॉलीवुड का इकोसिस्टम बड़ा सेलिब्रेट करता है, विक्रमादित्य मोटवानी, उनको भी पुष्पा 2 से बड़ी पीड़ा हो गई। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी। मैंने तो नहीं देखा था भाई, आप सब मित्रों ने आकर के बताया। उसके बाद में मैंने सर्च किया तो बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह दिखे इसके बारे में। तो विक्रमादित्य मोटवानी को पीड़ा हो गई कि भाई थिएटर ओनर्स ने, मल्टीप्लेक्स वालों ने पुष्पा 2 को इतने सारे शोज क्यों दे दिए। एक मलयालम फिल्म का नाम बताया उन्होंने, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, भाई उसको शोज क्यों नहीं है, ये इनकी पीड़ा थी। देखिए, ऑल वी इमेजिन एज लाइट 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई थी, 22 नवंबर को। और तब से शोज थे मुंबई में, मैंने चेक किया था, तब से शोज थे। मैं बुक माई शो पर जाता ही रहता हूँ, देखा था मैंने, दिख रहे थे उसके शोज अलग अलग जगह पर मल्टीप्लेक्स में। कोई नहीं था भाई 2 हफ्ते से फिल्म थी, कोई नहीं देख रहा था, खाली पड़े हुए थे शोज। और इसी कारण से थिएटर ओनर्स, मल्टीप्लेक्स वाले सब, विशेषतः सिंगल स्क्रीन थिएटर के, हमने कुछ ओनर्स के वीडियोस देखे। मैंने बिहार के जो एक थिएटर ओनर थे उनका वीडियो दिखाया, इंटरव्यू दिखाया था। खुद होकर के वो सामने आकर के कह रहे हैं कि बॉलीवुड वालों ने हमको बर्बाद किया, हमारे बिजनेस को डुबोया। पुष्पा 2 ने, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने आकर के हमें बचाया है। तो वो बर्बाद क्यों हुए थिएटर बिजनेस कि भाई इनको वही अपनी एलिट वोक मेंटेलिटी वाली फिल्में ही इनको दर्शकों पर थोपनी है। अब कहीं जाकर के थोड़ा बहुत बिजनेस कर रहे हैं थिएटर ओनर्स, तो इनको पीड़ा हो रही है, शोज क्यों दे रहे हो। और ऑल वी इमेजिन एज लाइट थी ना 2 हफ्ते से, क्यों नहीं देखी लोगों ने फिल्म। और देखिए, मुझे वो फिल्म वोक है नहीं है इतना नहीं पता मुझे, पर कई सारे फिल्म फेस्टिवल्स में मैंने सुना है कि उसको बड़ा सेलिब्रेट किया गया। तो स्वाभाविक सी बात है, फिल्म फेस्टिवल्स में वगैरह, अवार्ड शोज में जिन फिल्मों को सेलिब्रेट किया जाता है, सारी वोक मेंटेलिटी की ही होती है 99%। और इसका तो पोस्टर देखकर ही वो डिप्रेस्ड रोतोड़ू चेहरे उसके पोस्टर पर दिख रहे हैं। तो इनकी फिल्मों में हो होकर कहानी होती भी क्या है, वही डिप्रेस्ड रोतोड़ू कैरेक्टर्स होंगे जिनको किसी न किसी बात से समस्या होगी कि भाई समाज ऐसा है, वो खुलकर जीने नहीं दे रहा, पेरेंट्स ऐसे हैं, देश ऐसा है, सिस्टम ऐसा है, रीति रिवाज ऐसे है, परंपरा ऐसी है, फलाना ढिमकाना, छाती कूट कर रोते रहते हैं। इससे प्रॉब्लम, उससे प्रॉब्लम, इसको उखाड़ फेंको, उसको उखाड़ फेंको, वगैरह वगैरह। अब मुझे उस फिल्म की कहानी नहीं पता, मैं एक टिपिकल वोक मेंटेलिटी बता रहा हूँ। इनकी फिल्में जिनके थ्रू दर्शकों तक पहुँचती है, थिएटर ओनर्स के थ्रू, उनको इन लोगों ने बर्बाद करके रखा और अभी भी सुधरना नहीं है। हाँ चलो, विक्रमादित्य मोटवानी का छोड़ दो, अभी आमिर खान के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ा पढ़कर बताता हूँ आर्टिकल, फिर थोड़ा चर्चा करेंगे। आमिर खान स्लैम्स शिवनिस्टिक फिल्म्स रूलिंग बॉक्स ऑफिस, वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। वाह 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 वाह। मैंने कल वो वीडियो बनाया था, देखिए ये वाला। वो तो मैंने आमिर खान के वक्तव्य को देख करके नहीं बनाया था। एलिट वोक क्रिटिक्स जो पुष्पा 2 के बारे में कह रहे थे ना कि भाई ये तो सेक्सिस्ट है, मिसोजिनिस्ट है, पुष्पा और शिवल्ली के प्रेम को कितना टॉक्सिक वे में दिखाया है, ये तो टॉक्सिक रिलेशनशिप को प्रमोट कर रहे हैं। एक पति अपनी पत्नी को यहाँ किस करता है तो इनको लगता है कि कंसेंट फॉर्म पर वो पहले साइन करने के लिए वो पीछे पीछे घूमना चाहिए। एक पति और पत्नी आपस में प्रेम कर रहे हो ना, वो उनको समझ में नहीं आता, वो उनको टॉक्सिक रिलेशनशिप लगती है। पर एक पति को नपुंसक दिखाकर पत्नी कहीं डिलीवरी बॉय के साथ सो रही है तो वो प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप हो जाता है। तो मैंने ये वीडियो बनाया था ना, हाँ ऐसे ही वो लोग रो रहे हैं पुष्पा 2 के नाम से। अभी आमिर खान ने पुष्पा 2 का कहीं पर नाम नहीं लिया है, पर यह वक्तव्य पुष्पा 2 रिलीज होने के बाद में ही आया है। पुष्पा 2 रिलीज हुई थी 4 दिसंबर रात को, पेड प्रीव्यूज थे 4 तारीख रात को, और थोड़े बहुत नहीं, लगभग 800 के करीब शोज थे पेड प्रीव्यूज को भी। और 5 तारीख से ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड फिल्म रिलीज हुई। और ये जो आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ वो 6 दिसंबर का है, ठीक है। तो ऑब्वियसली पुष्पा 2 रिलीज होने के बाद में ही आया हुआ आर्टिकल है। अब
इंटरव्यू 6 तारीख को लिया था आमिर खान का या 5 तारीख का है ये मैं नहीं जानता, पर फिल्म ऑब्वियसली तब तक रिलीज़ हुई चुकी होगी। और जो फिल्म की हाइप थी वो हमें फिल्म रिलीज़ होने के 4-5 दिन पहले से दिख रही थी। एडवांस बुकिंग में 3-4 दिन पहले से ही फिल्म सारे रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स तोड़ती जा रही थी 1-2 तारीख से ही, बराबर ना। तो ऑब्वियसली फिल्म को सेलिब्रेट किया जा रहा है, लोगों को पसंद आ रही है, ये तब तक तो पता चल ही गया होगा बॉलीवुड को, बॉलीवुड के एक्टर्स को वगैरह वगैरह। तो अब आमिर खान ने कोई नाम नहीं लिया है, पर जो बात कही है उस पर अभी हम चर्चा करने वाले। पुष्पा 2 का नाम उन्होंने हालांकि यहाँ नहीं लिया है, पर पुष्पा 2 रिलीज होने के बाद में ये वक्तव्य आया है। आमिर खान हैज़ ओपनड अप अबाउट शिवेनिस्टिक फिल्म्स रूलिंग द बॉक्स ऑफिस। The recent interview, the Bollywood superstar was asked about some movies encouraging chauvinistic image of what a man should be. एक पुरुष को कैसा होना चाहिए, इसकी जो chauvinistic image है वो फिल्मों के थ्रू प्रमोट की जा रही है। और खान mentioned that it is not a right trend and expressed concern saying it only shows the patriarchal mindset of some people in our। कुछ लोगों के पितृसत्तात्मक सोच को दर्शाता है ये। कैसी फिल्में लोगों को पसंद आ रही है, वाह 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 वाह। नॉट नाइस, ठीक नहीं ये। इट पुशेस अस बैक अ डिकेड। हमें एक दशक पहले, कई दशक पहले ये ऐसी बातें धकेल रही है। प्रोग्रेसिव नहीं हो रहे हम भाई। सो दैट्स सैड। आई विश वी डिडंट सी दैट। काश हम ऐसा नहीं देखते, बट दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। The fact is that each one has their own opinion. People have different opinions. A lot of people endorse patriarchy in a strong way. A lot of people endorse patriarchy in a very hidden way. So that's something that we have to deal with. कुछ लोग खुलकर पेट्रियार्की को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग छुप छुप कर करते हैं, तो हमें तो इन बातों से डील करना ही होगा। BBC एशियन नेटवर्क को बोलते हुए आमिर खान ने ये कहा। और अभी आमिर खान लापता लेडीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ऑस्कर में भेजा है ना नॉमिनेशन तो अपनी उस गटर छाप थर्ड क्लास मेंटलिटी की फिल्म को आमिर खान अभी प्रमोट कर रहा है। लापता लेडीज़ हिंदुओं के कल्चरल जेनोसाइड के लिए बनाई गई फिल्म है। एट्रोसिटी लिटरेचर है जो हिंदुओं के कल्चरल जेनोसाइड के लिए लिखा गया, बनाया गया वो फिल्म। मेरा तो यही ओपिनियन है, बाकी आप देख लीजिए, पर मेरा तो पक्का इस पर विश्वास है। और मुझे लगता है कि कोई अगर इससे एग्री नहीं करता है तो वो बिल्कुल ही नासमझ है। मेरा तो कम से कम ओपिनियन है। जिसको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, जा करके सेलिब्रेट करिए उस फिल्म को, कोई दिक्कत नहीं है। आमिर फर्दर मेंशन हाउ द एलिमेंट्स ऑफ पेट्रियार्की आर स्टिल देयर इन आवर सोसाइटी। He explained that such elements are so deep rooted that some male members think they should dominate women's independence. ये पेट्रियार्की, पितृसत्तात्मक सोच इतनी अंदर तक धसी हुई है ना कि कुछ पुरुषों को लगता है कि हम महिलाओं के इंडिपेंडेंस को भी डोमिनेट कर सकते हैं। मतलब एक स्त्री कितनी स्वतंत्र होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए ये भी हम तय करेंगे, ऐसा पुरुषों को लगता है। बात करेंगे ना, सब विषयों पर बात करेंगे। दे वोंट गो अवे ओवरनाइट। हाँ, एकदम रातों रात सब नहीं बदलने वाला। These are deep-rooted concepts. A lot of males are very insecure. We live in a patriarchal society. हम एक पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, where a lot of men believe that they have the power to decide how much independence should be given to the women around them. कई सारे पुरुषों का ये मानना है कि महिलाओं को हमें कितनी स्वतंत्रता देनी चाहिए ये वो तय करेंगे, ये उनके पास ताकत है तय करने की। And that's not so nice, और ये ठीक नहीं है। But I feel that these are things that will gradually change. धीरे धीरे बदलेगा। एंड स्टोरीज कैन रियली चेंज पीपल्स हार्ट्स। और कहानियाँ लोगों के हृदय को बदलती है। और ये नीचे लिखा है कि लापता लेडीज की वो अभी प्रमोशन कर रहा है आमिर खान। देखिए, ये जो बातें बड़ा कहते हैं ना लिबरल्स कि भाई एक स्त्री को कितनी स्वतंत्रता देनी है, या उसको स्वतंत्र होना चाहिए या नहीं, या उसको काम करना चाहिए या नहीं, या उसको वर्क करना चाहिए नहीं घर से बाहर जा कर के, ये पुरुष से क्या पूछने की आवश्यकता है, पति से क्या पूछने की आवश्यकता है। आपने वो दिल धड़कने दो देखी होगी ना, प्रियंका चोपड़ा वो फिल्म दिल धड़कने दो, उसमें भी आप देख लीजिए एक पत्नी घर से बाहर काम करती है। इस बात को जो पति है, राहुल बोस का ही कैरेक्टर था जितना मुझे याद आ रहा है, दरिंदा पति उसको दिखाया है। तो वो एक सीन में कहता है कि मैंने तो अपनी पत्नी को दी है परमिशन बाहर काम करे, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको दरिंदे पति के रूप में दिखाया कि भाई तू कौन होता है परमिशन देने वाला स्त्री को कि वो बाहर काम करे नहीं करे। वाओ वाओ। देखिए, विवाह में एक पति भी घर में कोई निर्णय लेता है ना तो पत्नी से वो बात पूछता है। उल्टा पति तो भाई, पुरुष तो अपने ही मित्रों के बीच में ये बातें कहने में गर्व अनुभव करते हैं कि भाई मेरी जो धर्मपत्नी है ना, मेरी जो वाइफ है ना,
भाई वो तो मुझे पूरा कंट्रोल करती, भाई मैं तो उससे पूछे बगैर कुछ नहीं करता हूं, भाई मैं तो जोरू का गुलाम हूं। ये कहने में पति उल्टा गर्व अनुभव करते हैं अपने मित्रों के बीच में कि भाई मेरी पत्नी तो भाई ऐसी, मेरी धर्मपत्नी तो ऐसी है, भाई मेरी पत्नी तो मुझे उसके पूछे बगैर तो मैं कुछ नहीं करता। भाई वो अगर आग भी अगर ऐसी बड़ी कर ले ना, 4 लोग बैठे हुए हो, पत्नी ऐसे देख ले पति की तरफ, तो समझ जाता है पति कि भाई नहीं ये मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, या फिर ऐसे ऐसे मुझे इस बात के लिए एग्री नहीं करना है नहीं भाई इसी प्रकार के रिलेशनशिप्स होते हैं। पति तो खुश होता है उल्टा कि पत्नी उसको कंट्रोल कर रही है, अपने आप को जोरू का गुलाम कहलाने में वो उल्टा पसंद करता है। और पत्नी काम करना चाहती है, इसमें दोनों एक दूसरे के साथ चर्चा करे, फिर पति हाँ कहे ना कहे, दोनों में कुछ भी डिस्कशन हो, इसमें कौन सी बड़ी पेट्रियार्की आ गई? कौन सी बड़ी पेट्रियार्की आ गई? और वुमेन इंडिपेंडेंस, भाई इस देश में महिलाएं हमेशा से काम करती आई है। ये कोई ऐसे वोक दरिंदे उन्होंने कुछ समाज को लिबरेट किया है और इस कारण से महिलाएं काम कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस देश में हमेशा से महिलाएं पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती आई है। फिर वो चाहे खेती में काम करना हो, घर में सिलाई मशीन चलाना हो, ब्यूटी पार्लर चलाना हो, पापड़ बनाकर बेचना हो, अचार बना करके बेचना हो, लड्डू बना करके बेचना हो, दिवाली में फरसान बना करके बेचना हो, या किसी के घर में जाकर के बर्तन मांजने हो, कपड़े धोने हो, फर्श साफ करनी हो, महिलाएं हमेशा से करती आई है काम। स्वयं रोजगार से पैसे कमाती आई है, अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़ी होती आई है। कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता होगा, कोई शिक्षिका की जॉब करता होगा, कोई किसी शॉप में काम करता होगा, कोई अपने घर का जो शॉप वगैरह है वहां पर कोई महिला अपने घर के शॉप पर बैठती होगी, कहीं पर कोई मार्केट में काम करते होंगे, मार्केट यार्ड होते हैं ना किसानों के, आप जाकर के देखिए वहां पर कितनी महिलाएं काम करती है। तो कई इन वोक दरिंदों ने समाज को लिबरेट किया, इस कारण से महिलाएं काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। पर अगर कोई घर में कोई महिला कोई काम करना शुरू करती है, या तो ऑब्वियसली दोनों चर्चा करेंगे, फिर क्या सही क्या नहीं, गलत सही, वो दोनों एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे। ये कोई पेट्रियार्की हो गई, पितृसत्तात्मक समाज हो गया। अब इसके पीछे के इनके माइंडसेट को आप समझिए कि ये ऐसा क्यों कहते हैं। आप जरा ध्यान से समझिए, ये कोई छोटी बात नहीं है ना, बहुत ज्यादा डेंजरस है ये जो कुछ भी ये लोग बोलते हैं। आप अभी SBI की एड, मैंने कल की ही अतुल सुभाष पर मैंने जो वीडियो बनाया था, मैंने उसमें भी SBI की उस वोक एड का उदाहरण दिया है। अभी हाल ही में टीवी पर आपने देखा होगा कि भाई आजकल की महिलाएं तो मतलब पहले महिलाएं पति के बिजनेस में मदद करती थी, अभी की महिलाएं अपना खुद का बिजनेस, इंडिपेंडेंट अपना खुद का बिजनेस वो चलाती है। खुद का बिजनेस क्या होता है परिवार में? खुद का कुछ नहीं होता। इंडिपेंडेंट अगर आपको रहना है तो अलग रहो। एक परिवार में पति जो व्यवसाय कर रहा होता है या जिस भी उद्योग होता है वो उसका नहीं होता, वो परिवार का होता है। उसमें पत्नी भी उतनी ही हकदार होती है, पत्नी भी उतनी ही उसमें हकदार होती है। और पत्नी का भी कुछ अलग नहीं होता, पत्नी भी कुछ काम कर रही है तो वो परिवार का ही होता है। वो कोई इंडिपेंडेंट विवाह में कोई नहीं होता, दोनों एक गाड़ी के ही 2 पहिए हैं। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट होने के नाम पर परिवार से तोड़ो, पति से तोड़ो, उनकी एक अलग आइडेंटिटी बनाओ। अलग आइडेंटिटी परिवार विवाह में किसी की भी नहीं होती, ना पति की ना पत्नी की। एक और इसी प्रकार की वोक एड अभी आपने हाल ही के समय में देखी होगी, जहां पर एक लड़की है अपने परिवार के साथ में गाड़ी में, वो वापस आ रहे हैं लड़का देख करके, और सब लोग उस लड़की को ताने मार रहे हैं कि क्यों तुमने मना कर दिया, इतना अच्छा लड़का था और तुम बस इस कारण से मना कर दिया कि भाई मुझे शिफ्ट नहीं होना है, मेरी जॉब दूसरे शहर में है, हाँ तो तुम्हें तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा, विवाह है तो पति के साथ में वगैरह, तो क्या इसको लेकर के कोई विवाह कैंसिल करता है कि वगैरह, इस प्रकार की चर्चा हो रही होती है। उसी ऐड में तुरंत उसके बाद में जेंडर रिवर्स कर दिया जाता है, फिर वहाँ पर लड़का दिखाया जाता है, फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। लड़का जब ऐसे बात को लेकर के मना करता है ना कि भाई मेरी जॉब दूसरे शहर में, पत्नी को आना पड़ेगा, तब किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। पर लड़की ऐसी करती है तो भाई सबको प्रॉब्लम हो जाती है। देखो देखो कितने घिनौने पेट्रियार्कल पितृसत्तात्मक समाज में हम रह रहे हैं, ऐसी पेट्रियार्की को तो स्मैश करना ही होगा हमें वगैरह वगैरह। देखिए एक कॉमन सेंस की बात, आज से आप सैकड़ों वर्ष पहले जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, कई सारे पुरुषों को युद्ध के लिए बाहर जाना पड़ता था, या फिर दूसरे भी जो शारीरिक परिश्रम के काम अधिक होते थे, चाहे वो खेती में काम करना हो, कहीं पर जाके गड्ढे खोदना हो, या अभी आप कुछ दशक पहले जाएंगे तो बड़े बड़े मील कारखानों में खुद को पूरा तपाना होता था, उबलते हुए खौलते हुए लोहे के सामने खुद को, इतने शारीरिक परिश्रम के काम उनको करने पड़ते थे। बड़े बड़े खदानों में वगैरह कहीं पर नीचे जाना हो, शारीरिक परिश्रम के काम बहुत ज़्यादा अधिक होते थे। और कोई भी पति ये नहीं चाहेगा कि भाई मेरी पत्नी को ऐसा कोई काम करना पड़े, कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि भाई मेरी बेटी को विवाह के बाद में ऐसा काम करना पड़े, कोई भी पिता यही चाहेगा कि भाई मेरी बेटी को तो उसका पति पलकों की रानी बना करके रखे, उसको तकलीफ ना हो, उसको ज़्यादा इस शारीरिक परिश्रम के तो काम करने ही ना पड़े। तो बाहर के काम पुरुष ही करते आया है हमेशा से। इसके पीछे कोई घिनौनी पेट्रियार्कल माइंडसेट नहीं था, ये कॉमन सेंस की बात है। कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई
मेरी पत्नी को कहीं पर जा कर के कोई कॉरपोरेट मजदूर उसको बनना पड़े, या कहीं पर जॉब करनी पड़े, या कहीं पर शारीरिक परिश्रम वाला काम करना पड़े। ये कोई दरिंदे पेट्रियार्कल मॉन्स्टर्स नहीं होते हैं। और मैंने कहा ना, काम करने से कोई किसी को मना नहीं कर रहा। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, अलग अलग सब शहरों में फ्लैट में रहना पड़ता है, घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, फलाना, बच्चों के स्कूल की फ़ीस, इतने सारे अलग अलग खर्चे होते हैं, तो दोनों को जॉब करनी पड़ती है। और इसी कारण से परिवार भी छोटे छोटे होते जा रहे हैं। बच्चे संभालने के लिए भी आया रखनी पड़ती है। एक बच्चा ही संभालते संभालते नाक में दम हो जाता है। दूसरे बच्चे के बारे में सोचते समय भी आजकल कपल्स को बड़ी चिंता करनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन कम होती जा रही है, विशेषतः हिंदू समाज की हम देख रहे हैं। किसी को अगर लग रहा हो ना कि भाई लोक संख्या बढ़ना सबसे बड़ी समस्या, नहीं नहीं, लोक संख्या घट रही है, ये सबसे बड़ी समस्या है। कई सारे देशों में, आप साउथ कोरिया ले लीजिए और दूसरी भी कई सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में खाली पड़ गए हैं शहरों के शहर। ज़्यादातर लोक संख्या का हिस्सा वृद्धों का है, युवा बहुत ज़्यादा कम बचे हैं। भारत में सबसे ज़्यादा युवा है, या जो मोदी जी अलग अलग जगह पर जाकर के कहते हैं ना कि सबसे अधिक युवाओं वाला देश है। 30 वर्ष बाद रहेगा भारत? हम सब तो वृद्ध हो जाएंगे ना। आज मेरी आयु 35 वर्ष है, तो कुछ 25-30 वर्ष के बाद में तो वृद्ध ही कहलाएंगे ना। 25, अगर आज की जनरेशन ने 2, 3, 4 बच्चे उन्होंने नहीं पैदा किए, तो आने वाले समय में रहेंगे नहीं, देश वृद्ध हो जाएगा। आज जो हम सबसे गर्व से कह रहे हैं कि भाई हमारे पास में सबसे ज़्यादा युवा है, सबसे ज़्यादा टैलेंट है, 30 वर्ष बाद ऐसे समय नहीं रहेगा। लोक संख्या कम हो, पॉपुलेशन उल्टा कम होना, ये सबसे बड़ी समस्या है आज, विशेषतः हिंदू समाज के लिए। अगर डेमोग्राफिक चेंजेस हुए, तो भारत में जहाँ जहाँ पर डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं, हिंदुओं की संख्या कम हुई है, वो आप देख लीजिए। डेमोग्राफिक चेंजेस होना ही तो सबसे बड़ी समस्या है, और उसके लिए सबसे बड़ा कारण है लोक संख्या कम होती जा रही है, विशेषतः हिंदू समाज की। अब कोई कहे कि भाई देखो देखो, लोकल में इतनी भीड़ हो रही है, यहाँ इतनी भीड़ हो रही है, वो कि लोक संख्या बढ़ने के कारण नहीं, ठीक से मैनेजमेंट नहीं है, ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कहीं पर मेट्रो कार शेड भी बनाना, तो पर्यावरणवादी सामने कम्युनिस्ट आकर के खड़े हो जाते हैं। उनको देश में विकास नहीं होने देना, वो चाहते हैं कि देश में प्रॉब्लम्स बने रहे, लोग इसी प्रकार से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहे। भारत में भी कोई आराम से मैनेज हो सकता है सब कुछ, पर ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होने देना है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखने हैं ताकि लोग परेशान रहे। तो कुल मिलाकर आज तो बात ऐसी कि भाई घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, लोगों ने इतना अपने आप को खपा लिया है कि बच्चों के लिए समय नहीं है, आया के पास छोड़ करके जाना पड़ता है। बच्चों को आज माँ के हाथ का खाना पता नहीं है, और घर में रहना तो किसी घिनौनी चीज़ की तरह बता दिया है। स्त्री के घर में रहने को, गृहिणी होने को तो किसी तुच्छ चीज़ की तरह देखा जाता है। बच्चों को माँ के हाथ का खाना पता नहीं है। पेरेंट्स आजकल कह रहे हैं कि भाई बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। उज्जवल भविष्य, आज वर्तमान में उनको ढंग का खाना नहीं मिल रहा, ऊपर ऊपर से कुछ ऐसे मैदे का, शक्कर का कुछ सैंडविच वगैरह, कुछ जैम वगैरह ऐसे कुछ वो खा रहे हैं, उनका पेट खराब हो जा रहा है बाल्यावस्था में ही। कैसे बुद्धि का विकास होगा? शुद्ध सात्विक खाना होगा जो बुद्धि का विकास करे। खाने का बहुत असर पड़ता है विचारों पर। तो आज वर्तमान में उनका बचपन बर्बाद हो रहा है, और अच्छे भविष्य की बातें कर रहे हैं कि बड़े बड़े स्कूलों में, अंग्रेजी स्कूलों में डालने से बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं होता। उल्टा जो बच्चे बचपन से ही मेहनत परिश्रम करके आगे बढ़े हैं ना, वो ज़्यादा जीवन में सफल हुए हैं, ये हमने देखा है। तो कठिनाइयों से क्यों डरना? कठिनाइयों में हो तो अच्छी बात है। उल्टा बस बड़े बड़े स्कूलों में डालकर कोई कर्तव्य से मुक्त नहीं हो जाते पेरेंट्स। और मैं किसी को जज नहीं कर रहा कि भाई क्यों काम कर रहे हैं, करने ही पड़ते हैं काम। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है, घर का ईएमआई, गाड़ी का ईएमआई, मैंने कहा ना। पर ये क्यों हुआ? क्योंकि ज्वाइंट फैमिली से हम टूटे। पहले तो 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे हो जाते थे ना, तो भी पता भी नहीं चलता था कैसे संभल गए, क्योंकि घर में दादी है, दादा है, चाचा है, ताऊ है, फलाना, कोई ना कोई, इतने सारे लोग घर में, कोई ना कोई बच्चे को संभाल लेता है। आजकल एक बच्चा भी होता है तो उसको संभालने के लिए भी आया रखनी पड़ रही है। वो उसके साथ क्या कर रही होगी, क्या नहीं, किसी को नहीं पता। ढंग से उसको माँ के हाथ का खाना नहीं मिल रहा, और बस लोग अपने आप को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं किसी कॉर्पोरेट के लिए, और उसमें उनको लगता है कि वो ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं। गृहिणी बनना मतलब कोई तुच्छ बात उनको लगती है। स्वयं रोजगार से पैसे कमाना, ये कोई किसी को मना नहीं कर रहा। मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि फेमिनिस्टों को फिर तकलीफ हो जाती। कोई मना नहीं कर रहा भाई, कोई किसी को दबा करके नहीं रख रहा, कोई घिनौनी पेट्रियार्की नहीं है। कोई भी पिता, कोई भी पति अपनी पत्नी का हित ही चाहेगा। वो यही चाहेगा कि भाई मेरी पत्नी को तकलीफ ना हो, उसको कपड़े धोने ना पड़े, तो मैं कैसे पैसे जमा करके वॉशिंग मशीन लेकर के आऊँ। घर में कोई बर्तन धोने के लिए, कोई फर्श पोंछने के लिए किसी को मैं रख लूँ। तो ये सब हवा दिमाग में जो भरा पड़ा है ना, उससे सबसे पहले मुक्त हो जाओ। और अपने आप को एक्सप्लॉइट करना मतलब कोई ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं आप। और अधिकतर जो पैसे कमा रहे हैं वो आप या तो बैंकों को दे रहे हैं, घर की ईएमआई भरकर, कार की ईएमआई भरकर, या बड़े बड़े जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह वहाँ पर उनको आप डोनेशन करके आप अपने आप को एक्सप्लॉइट करके उनके घर भर रहे हैं। पहले के ज़माने में लोग, जॉइंट फैमिलीज होती थी ना,
तो टेंशन भी नहीं होता था कि भाई मैं सेटल हो जाऊं, फिर 30 40 35 वर्ष के बाद मैं विवाह करूंगा। 20 25 वर्ष में विवाह होकर के 30 वर्ष तक बच्चे होकर के फ्री हो जाते थे लोग। फिर दुनिया में घूमो, आप कहाँ इधर जाना है। मैंने हमारे गांव में देखा हुआ है 25 30 वर्ष तक तो लोग बच्चे वगैरह होकर के सब फ्री भी हो जाते हैं और घूमते हैं इधर उधर। कभी यहाँ तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे, कहीं वहाँ तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे, घूमेंगे आराम से भारत भर में। आजकल के लोग तो भाई सेटल हो जाऊं सेटल हो जाऊं सेटल हो जाऊं, 30 35 वर्ष तक तो सेटल ही होते रहते हैं। और जब इतनी आयु हो जाती है ना 30 35 वर्ष, उसके बाद में विवाह करना, तो शरीर अपने आप इनफर्टाइल हो जाता है, बच्चे होने में समस्या आती है। फिर इस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, उसके पास जाओ, उनको हजार लाखों रुपए भरो, मतलब उज्जवल भविष्य। और हम पैसे कमा रहे हैं, और पैसे किसके लिए कमा रहे हैं? बैंकों के लिए EMI भरकर, या हॉस्पिटल के लिए, या जो स्कूल कॉलेज वगैरह उनके लिए। तो आप पैसे कमाकर अपने आप के लिए खर्च नहीं कर पा रहे, दूसरों को आप दे रहे हो, और ये इससे उज्जवल भविष्य होगा बच्चों का। एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम अपने आप को। ये जो बॉलीवुड ने दिमाग में कीड़ा डाल दिया है ना कि पेट्रियार्की का हवा खड़ा करके फिर आपको ड्रीम्स को फॉलो करना है। सबसे बड़ा फ्रॉड 21वीं सदी का कुछ है तो ड्रीम्स को फॉलो करना है, या कॉर्पोरेट मजदूर बनने को ड्रीम्स को फॉलो करना कहना है। तो मैंने कहा कि पति घर के बाहर हमेशा वो काम शारीरिक परिश्रम के करता है, इसका अर्थ कोई घिनौनी पेट्रियार्की थी, ऐसी बात नहीं है। ये कॉमन सेंस की बात हमेशा से रही है, और कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट करना पड़ता है। एक पत्नी जब विवाह करती है तो अपना घर, अपना नाम, किसी के घर की बेटी होती है ना वो अपना घर, अपना नाम, अपने पिता का नाम सब छोड़कर पति के घर जाती है। वो उसकी अर्धांगिनी बनती है। उस पति के घर का वो आधा हिस्सा नहीं, उसी का वो घर हो जाता है। पति की हर बात में उसका आधा हिस्सा होता है, केवल पति के पाप छोड़ करके। उसकी संपत्ति हो, उसके सुख हो, उसका घर हो, हर बात में वो उसका आधा हिस्सा होता है। इसी कारण से पति का नाम भी लगाया जाता है। पर आजकल तो पति का नाम भी नहीं लेना हमें। फिर प्रॉब्लम आ जाए तो पति को लात मार के फिर एलिमनी भी लेनी है, फिर अपने आप को इंडिपेंडेंट भी रखना है। ऐसे थोड़ी ना विवाह चलता है। थोड़ा तो हमें समझना होगा ना, एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, पति पत्नी। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना, ये सब विवाह में होता ही होता है। और वैवाहिक संस्था को जो घिनौने पेट्रियार्की की तरह ये लोग प्रेजेंट करते हैं ना कि एक पत्नी को कुछ इंडिपेंडेंट होना है, तो पति कौन होता है इंडिपेंडेंस देने वाला? कौन से इंडिपेंडेंस की आप बात कर रहे हैं? कौन सी इंडिपेंडेंस की? क्या इंडिपेंडेंट होना मतलब क्या? भाई पति को भी कुछ निर्णय घर में लेना होता है तो वो पत्नी से पूछता नहीं है, चर्चा विमर्श वो करते नहीं है क्या? इससे कोई दरिंदा घिनौना मॉन्स्टर नहीं हो गया वो पति का मतलब। प्लीज़ ये दिमाग में कचरा डालिए जो डाल रहे हैं ना ये लोग, बचिए उससे। और मैंने कहा आमिर खान की कुछ फिल्मों की भी हम बात करेंगे। आमिर खान की मेला का उदाहरण ले लीजिए, उसमें तो थप्पड़ भी मारा है ना फीमेल कैरेक्टर को। या फिर राजा हिंदुस्तानी का उदाहरण ले लीजिए, उससे ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंडसेट की फिल्म तो देखने को ही नहीं मिलेगी भाई कोई। एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव माइंडसेट की फिल्म। आमिर खान मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं, पर वो फिल्म अगर आप देखेंगे ना तो पूरी तरीके से कंजर्वेटिव माइंडसेट से बनाई गई है। एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की वो गांव में जा रही है, गांव के लोगों को भोले भाले मासूम दिखाया है जिस प्रकार के गांव के लोग होते हैं। ऑब्वियसली ये बात देख करके एलिट्स को बड़ी पीड़ा होती है। आप राजा हिंदुस्तानी का वो नेटफ्लिक्स पर वो कुछ एक वीडियो आप नेटफ्लिक्स इंडिया के चैनल पर मिल जाएगा, किस प्रकार से राजा हिंदुस्तानी के नाम से वो छाती कूट रहे हैं कि या तो घिनौनी फिल्म है, मिसोजिनिस्ट फिल्म है, और होमोफोबिक है, और क्या डोमेस्टिक वायलेंस को रोमेंटिसाइज करती है, चाइल्ड लेबर को रोमेंटिसाइज करती है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार के फिल्म पर आरोप लगे हैं। चाइल्ड लेबर, भाई एक गांव में एक परिवार लोग कैसे जीवन याचिका करते पता है? कई बच्चे गर्मी की छुट्टियों में समय होता है तो कुछ ना कुछ वो काम करते हैं। किसी किराना दुकान में जा कर के मसाले की पूड़ियाँ बांधेंगे, कुछ ना कुछ पेपर कोई बांटने के लिए जाएगा। सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर अगर किसी इंडस्ट्री में है ना तो वो बॉलीवुड में है। टीवी सीरियल्स में, फिल्मों में, छोटे छोटे बच्चों को वहाँ काम करेंगे तो वो, पर कोई बच्चा थोड़ा बहुत सीख रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो उनको बड़ा चाइल्ड लेबर को रोमेंटिसाइज कर रही है, ये बातें वो करेंगे। अरे कम से कम वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना तो सीख रहा है, कम से कम मेहनत करना तो सीख रहा है। और इसका मतलब कोई पढ़ाई लिखाई का विरोध कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कोई भी माता पिता भी नहीं चाहते कि उनका बच्चा वो काम करे। कौन पेरेंट्स चाहेगा ऐसा? पर कुछ कुछ कंडीशन ऐसी कुछ फिल्में पुराने समय में बनी हुई है कि भाई उस समय की सामाजिक परिस्थिति उन्होंने दिखाई है। आपको पता है कि एक गरीब परिवार कैसे फंक्शन करते हैं, क्या होते हैं उनकी समस्या, उनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, कभी देखा है? आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री में, इधर उधर वो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, वो चाइल्ड लेबर ही है ना। वो गंदे भद्दे रील्स वगैरह बनाकर उनसे वो करवा रहे हैं, जो कुछ भी इनकम करवा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चियों को हार्मोन के इंजेक्शंस दे करके उनको 12-13 वर्ष की आयु में ही 18-18 वर्ष का दिखा रहे हैं। ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है बच्चों का? कोई बच्चा मेहनत करे थोड़ा सा, कहीं पर छोटा मोटा
गर्मी की छुट्टियों में बहुत सारे बच्चे करते हैं काम कि चलो चलो यार यहाँ पर इस शॉप में थोड़ा सा कुछ मसाले की पूड़ियाँ बांध लूँ, यहाँ पर थोड़ा कुछ कर लूँ, वहाँ थोड़ा कुछ कर लूँ। वो कम से कम कुछ स्किल तो डेवलप होंगे उनके। ये छोटी छोटी बच्चियों को हार्मोन के इंजेक्शंस देकर के उनको 18-20 साल का दिखाया जा रहा है, 12-12 वर्ष की बच्चियों को। ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है? पर ये कहेंगे कि नहीं ये देखो ये राजा हिंदुस्तानी, उसमें क्यों इतना इनको पीड़ा होती है? क्योंकि एक शहर की लड़की गांव में जा रही है, गांव के भोले भाले मासूम लोग दिखाए गए हैं, और वहां पर आमिर खान का पात्र एक सीन में करिश्मा कपूर के छोटे कपड़ों को लेकर के उसको डांटता भी है, टोकता भी है। सोचो आज के समय में ऐसा सीन बनाया जा सकता है क्या? खून की उल्टियाँ हो जाएंगी। अब गांव के लोगों को नहीं है कंफर्टेबल वो ऐसे अश्लील कपड़ों के साथ में। इसका मतलब कोई दरिंदे मॉन्स्टर्स होते हैं और ऐसे महिलाओं को पटक पटक कर मारते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो भी मासूम भोले भाले होते हैं, उनमें भी इमोशंस होते हैं, पर उनके अपने कुछ विचार है। कभी देखा है गांव की महिलाओं के विचार जा करके इन अश्लील कपड़ों के बारे में? देखे हैं कभी? फेमिनिस्टों को तो खून की उल्टियां हो जाएंगी। कभी जाकर के देखो गांव की महिलाओं के विचार क्या होते हैं, दादी नानी के हमारे क्या विचार है, जाकर के देखो जरा। पर वहां पर उन गांव के लोगों को अच्छा दिखाया है, मासूम भोले भाला उन्होंने दिखाया है। इतना ही नहीं, उल्टा जो विदेशी कपड़े पहनने वाली एक जो स्टेप मदर, जो सौतीली माँ दिखाई है ना करिश्मा कपूर की, उसको घिनौना कैरेक्टर उन्होंने प्रस्तुत किया है। सिगरेट पीने वाला, दारू वगैरह पी रही है, वेस्टर्न कपड़े, अश्लील कपड़े वो पहन रही है, घर तोड़ती है वो। तो ऐसी विचारधारा की जो महिला, उसको उल्टा स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है कि वेस्टर्न कपड़े हैं, दारू पी रही, सिगरेट पी रही है, अश्लील कपड़े पहन रही है, और वो घर तोड़ना चाहती है पति का। ऐसी स्त्री को वहाँ पर नकारात्मक दिखाया है, विलन दिखाया है। तो सोचिए एलिट्स को, वोक्स को प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? होगी ही ना, क्योंकि वो ऐसी लाइफस्टाइल को तो प्रमोट करना चाहते हैं। और ऐसे किसी पात्र को नेगेटिव दिखाया जाए किसी फिल्म में, उनको तो पीड़ा होगी। उस फिल्म के नाम से वो छाती कूटेंगे ही कूटेंगे। तो आमिर खान, आपने तो खुद ऐसी फिल्में की हुई है जिसको लेकर के आजकल फेमिनिस्ट बड़े छाती कूटते हैं। आज इनको अचानक से लापता लेडीज जैसी घिनौनी फिल्म जो वो प्रमोट कर रहे हैं ऑस्कर वगैरह के लिए, तब उनको भारत पेट्रियार्कल समाज लग रहा है। अरे अपने देश के बारे में बाहर जाकर के क्या बोलना चाहिए? हमारी सभ्यता कितनी महान है कि यहाँ पर पुरुषों ने स्त्री की, नारी की रक्षा के लिए अपने शीश कटवाए हैं। इतनी महान सभ्यता है यहाँ पर। कई सारी विदुषियाँ, कई सारी ऋषिकाएँ यहाँ पर हुई है, जिन्होंने उपनिषदों के मंत्र जिन्होंने लिखे हुए हैं। उस महान सभ्यता से हम आते हैं। और तुम तो अपनी फिल्मों में क्या बता रहे हो लापता लेडीज़ में, कि हज़ारों वर्षों से यहाँ पर महिलाओं के साथ में फ्रॉड होते आया है, क्योंकि तुमको एक एट्रोसिटी लिटरेचर बनाना है कि इस देश में महिलाएं हमेशा से पीड़ित रही है, पुरुष दरिंदे रहे हैं, अच्छे घर की बहू होना मतलब घिनौनी बात होती है। अच्छे घर की बहू घिनौनी बात होती है। भाई देखिए, इस विषय पर हम रोज़ 1-2 घंटे भी बात करें ना तो भी पर्याप्त नहीं होगा, पर ठीक है। आमिर खान के इस बात पर आपके विचार क्या है, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।